नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बरौनी रिफाइनरी में हादसा हुआ है। एक यूनिट में तकनीकी खराबी की बात सामने आ रही है। बरौनी रिफाइनरी में हादसे की खबर, एक यूनिट में गड़बड़ी तकनीकी खराबी की खबर है। 4 अधिकारी समेत 12 कर्मियों के घायल होने की सूचना आ रही है। यूनिट चालू करने के बाद यह खराबी आई। बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक यूनिट में तकनीकी खराबी, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यूनिट चालू करने के बाद यह तकनीकी खराबी सामने आई और इस घटना में 4 अधिकारी समेत 12 कर्मियों के घायल होने की सूचना है। हुआ थे 1 महीने से, और होने के बाद अभी हम लोग हमारी जो AVU-1 है उसको स्टार्टअप कर रहे थे। तो 2 दिन से स्टार्टअप चल रहे थे और वो ठीक भी जा रहे थे। और उसी प्लान का मौजूद और एक हीटर है जिसमें हमारी थोड़ा डैमेज हो गया। और वो जो डैमेज हो गया उसके टाइम पे, डैमेज के टाइम पे कुछ जो हमारी लेबर लोग और हमारी एम्प्लॉयज़ लोग जो इधर उधर थे उसको तो इंजरी हो गया। हमने तुरंत सबको लेके हमारी फर्स्ट एड के बाद हमारी अपनी हॉस्पिटल में और नियर बाई लोकल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। उसकी पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है और हम उसकी पूरा ख्याल रख रही हूँ। कोई भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम उसको पूरी टेक केयर कर लेंगे। और संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर। संतोष, कहा जा रहा कि तकनीकी खराबी है और जो घायल हुए हैं उनकी संख्या बताई जा रही है, लेकिन अभी क्या हाल है, अभी क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, ऐसा कहा जा सकता है। ये एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, क्योंकि तकरीबन जो अभी तक जानकारी मिल पाई है 12 की संख्या में जो एम्प्लॉय हैं, कर्मी हैं, वो घायल हुए हैं। इनमें 4 अधिकारी स्तर के लोग हैं और 8 इनमें जो हैं कुछ ठेका मजदूर हैं और कुछ रिफाइनरी कर्मी हैं जिनके घायल होने की सूचना है, जिन्हें अलग अलग जगहों पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जो जानकारी मिल रही है उनमें सबों की स्थिति बेहतर है और वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये तकरीबन 1 महीने से ये यूनिट बंद था और 2 दिन पूर्व ही इसको चालू किया गया था और सफलतापूर्वक ये चल भी रही थी। लेकिन आज एकाएक इस यूनिट में जो AMI-1 है यूनिट, इसमें जो है वो जब चालू किया गया तो एकाएक क्षतिग्रस्त हुआ और ये हादसा हुआ। फिलहाल सभी लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो बरौनी रिफाइनरी में बड़ा हादसा, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें और जो खबर है उसके मुताबिक कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। 4 अधिकारी समेत 12 कर्मियों के घायल होने की बात बताई जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में अफसरों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। भोजपुर के पूर्व SP राकेश दुबे के 4 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बालू माफियाओं से साठगांठ के आरोप में यह छापेमारी हो रही है और निलंबित IPS राकेश दुबे पर कल ही आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया और आज छापेमारी शुरू हो गई। राकेश दुबे के 4 ठिकानों में से 2 ठिकाने पटना में हैं, जहां छापेमारी चल रही है, वहीं 2 ठिकाने झारखंड के देवघर में हैं। जसीडीह में सचिन रेजिडेंसी होटल और सिमरिया में आवास पर यह रेड डाली गई है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में छापेमारी और झारखंड में भी छापेमारी चल रही है। आय से अधिक संपत्ति का मामला है, कल ही मामला दर्ज हुआ और ऐसे में बालू माफियाओं से साठगांठ के मामले में राकेश दुबे के उन सभी 4 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई। हालांकि अभी भी जांच जारी है। राजधानी पटना के SK पुरी स्थित आवास पर चल रही छापेमारी का जायजा लिया सहयोगी संजय कुमार ने। बालू के अवैध उत्खनन मामले में निलंबित IPS अधिकारी राकेश कुमार दुबे के ठिकानों पर आज छापेमारी चल रही है और ये SK पुरी स्थित गांधी पथ में जो उनका आवास है वहां पर EOU की टीम छापेमारी कर रही है। इसके अलावा पटना में ही अभियंता नगर इलाके में भी ये छापेमारी चल रही है। झारखंड में भी 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, जसीडीह के सचिन रेजिडेंसी होटल में और इसके अलावा राकेश दुबे के पैतृक आवास, जो उनका पैतृक गाँव है जसीडीह में ही झारखंड में पड़ता है, सिमरिया, वहाँ पर भी छापेमारी चल रही है। DSP लेवल के ऑफिसर जो हैं वो छापेमारी का नेतृत्व कर रहे हैं। कल ही आय से अधिक संपत्ति मामले में न्यायालय से इनके खिलाफ सर्च वारंट मिला था और आज ये छापेमारी चल रही है। दरअसल भोजपुर में पदस्थापना के दौरान राकेश दुबे पर यह आरोप लगा था कि बालू माफियाओं से इनकी साठगांठ रही है और इसी को लेकर पहले इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। विभागीय कार्रवाई भी चल रही है और आज आर्थिक अपराध इकाई की टीम इनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सुनील कुमार सिंह जो SDO थे
डेहरी ऑन सोन के निलंबित एसडीओ, उनसे ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में शुरू हुई और इसके बाद 2 डीएसपी, 1 एमबीआई और आज एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ ये छापेमारी चल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर इसके पूरी थाने की पुलिस जो है वो असिस्ट कर रही है। फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से बिहार एसटीएफ को लगाया गया है इस छापेमारी में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इस छापेमारी में क्या कुछ मिलता है ये अब छापेमारी खत्म होने के बाद पता चल पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने जिस तरीके से कार्रवाई शुरू की है, वैसे में अभी भी कई ऑफिसर्स जो हैं वो ईओयू के राडार पर हैं, क्योंकि इनके खिलाफ भी 70% मामले जो है 41 ऑफिसर हैं और जो सूत्रों से जानकारी मिली है सोर्सेस से 70% मामलों में जांच हो चुकी है। और देखना होगा आने वाले दिनों में अभी कई अधिकारी जो हैं वो किस तरीके से ईओयू की राडार पर आते हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और अब बात करेंगे घुसपैठ पर मंत्री रामसूरत राय के बयान पर मचे सियासी घमासान की। बिहार में कोई बाहर से आके रहने वाला नहीं। दोनों एनडीए की सरकार और इस तरह की बातें, ये बड़ा फर्जी तरीके से बना के कागज बना करके वैसे बाहरी घुसपैठियों को दिया जा रहा है। घुसपैठी अगर आ रहे हैं तो बीजेपी सरकार में क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो घुसपैठिए, पाकिस्तान, आतंकवाद की चर्चा वो करेंगे। तो सीमांचल में घुसपैठ पर मंत्री रामसूरत राय के बयान पर बिहार की सियासत में घमासान है। जेडीयू एमएलसी ने तो यहां तक मांग कर दी कि मंत्री इस्तीफा दे दें। वहीं कांग्रेस और आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। और माननीय नीतीश कुमार का साफ साफ स्टैंड कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं, बिहार में कोई बाहर से आके रहने वाला नहीं। अगर उनको उनके राय से डिफर करते हैं तो मेरे ख्याल से रामसूरत राय जी को कैबिनेट में नहीं रहना चाहिए। हमको नहीं लगता है कि कोई संजीदा और संवेदनशील व्यक्ति, केंद्र और राज्य की सरकार और दोनों एनडीए की सरकार और इस तरह की बातें, ये बड़ा सरकार के द्वारा भूदान की जमीन हो, चाहे वो लाल पर्चे के जमीन हो, चाहे बास्केट पर्चे का जमीन हो, चाहे मठ की जमीन हो, ऐसे जमीनों पर उन दलालों का निगाह है जिसको लेकर के एक फर्जी तरीके से बना के कागज बना करके वैसे बाहरी घुसपैठियों को दिया जा रहा है। घुसपैठी को बहुत सारे से मतलब नहीं है, वो जमीन का बहुत मायने नहीं समझते हैं, वो खरीद लेते हैं ऊंचे दाम पर और वहाँ पर बड़े बड़े हॉट मार्केट, बाजार और संस्था बना करके उसके तहत वो रैकेट चलाने का काम करते हैं। बीजेपी कह रही है कि घुसपैठी आ रहे हैं और जेडीयू कह रही है नहीं आ रहे हैं। आखिर सरकार में शामिल दोनों दलों के बातों में विरोधाभास क्यों है? इसका मतलब है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो कोई ठोस नीति नहीं है। और घुसपैठी अगर आ रहे हैं तो बीजेपी सरकार में क्या कर रही है? बंगाल चुनाव से भी पूर्व भारतीय जनता पार्टी का इसी प्रकार का बयान आता था और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो घुसपैठिए, पाकिस्तान, आतंकवाद की चर्चा वो करेंगे। आपके खाते में महज कुछ हजार रुपए हैं, लेकिन अचानक ही अगर ये करोड़ों में बदल जाएं तो क्या करेंगे? जाहिर है आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। कुछ यही हालात कटिहार के आजमनगर प्रखंड के पस्तिया गांव के कुछ बच्चों की है, जिनका खाता पोशाक राशि और अन्य राशि पाने के लिए खुला था, लेकिन कुछ समय पहले उनके खाते तो चेक कर दिए, करोड़ों रुपए उसमें दिखने लगे। जब उन्होंने चेक किया तो छठी कक्षा के छात्र आशीष के खाते में 6 करोड़ से अधिक, वहीं गुरुचरण विश्वास के खाते में 90 करोड़ से अधिक की राशि दिख रही है। अब ये पैसे कहां से खाते में पहुंचे ना इन्हें पता है, ना इनके परिजनों को पता है। अब गांव में अफरा तफरी का माहौल है, लोग अपने अपने खाते को चेक कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि बैंक से संपर्क करने पर उनके खाते में करोड़ों रुपए नहीं दिख रहे। देखते हैं हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। के बैंक अकाउंट में अचानक करोड़ों रुपया आ जाए तो निश्चित तौर पर आप चौंक पड़ेंगे। लेकिन कटिहार के आजमनगर पस्तिया गांव में इन दिनों एक रात में बच्चे करोड़पति बन गए और ये कारनामा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के अकाउंट से हो रहा है। और एक नहीं बल्कि 2 उदाहरण है। जो एक बच्चे जो गुरुचरण है उसके अकाउंट में एक बड़ा अमाउंट आया है और असित है इसके भी अकाउंट में एक बड़ा अमाउंट आया है।
लेकिन अमाउंट आया कैसे? ये लोग पोशाक राशि को लेकर जब खाता चेक करवाया तो इन लोगों के अकाउंट में जो पैसा आया इसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, आइए बात करें। गुरुजी, कितना पैसा है अकाउंट में? 905 करोड़। अच्छा, तो 905 करोड़ रुपया आया है। हाँ। तो कब पता चला आपको, कैसे पता चला है? आज सुबह। कौन चीज का पैसा आता है बैंक अकाउंट में? किस चीज का पैसा आता है? किताब खरीदने का। स्कूल का है। हाँ। तो अब क्या पता चला, चेक कराया तो क्या पता चला आपको? क्या पता चला अकाउंट में पैसा है? हाँ। क्या नाम है आपका? गुरुचरण कुमार। कौन स्कूल में पढ़ते हैं? कौन स्कूल का क्या नाम है? बलता स्कूल। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 6 क्लास में। कितना पैसा है अकाउंट में? 62 करोड़। तो क्या चीज का पैसा आता है बैंक अकाउंट? किताब और राशि। तो आपको कितना पैसा ऐसे आना चाहिए? 200-500 कितना पैसा आना चाहिए? 400-500। और ये बहुत बड़ा पैसा है ना? यस। क्या नाम है आपका? आशिक कुमार। देखिए, ये 2 बच्चे हैं और कई लोग इस तरह का जो अकाउंट में पैसा है, हालांकि ये चेक करने का सिलसिला जारी है, इसलिए ग्रामीणों का हुजूम अब जमा हो चुका है और हर कोई अपना अकाउंट चेक करने के लिए आतुर है। गांव के मुखिया है, क्या चर्चा आपके गांव में? अचानक रातों रात बच्चे करोड़पति बन गए, क्या? अचानक जो सुबह जो बच्चे सब जो अपना बैंक अकाउंट चेक करना लगा कि पोशाक का राशि आएगा, और वो लोग जैसे चेक किया उसी टाइम अचानक करोड़ों टका जो आने लगा, तो गांव में चर्चा का विषय बन गया कि इतना टका कहां से आ गया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि बैंक जो पारदर्शिता होता है, पारदर्शिता के तहत इतने करोड़ों टका एक बच्चे के खाते में कैसे आ गया, इसकी मांग करते हैं कि जांच हो और बैंक को पारदर्शिता किया जाए। कितना बच्चे के है और बाकी लोग भी चेक कराने के लिए आतुर हैं? बाकी लोग चेक करने के लिए आए हैं तो उसका अभी सूचना नहीं मिला है, मगर ये दोनों बच्चा का अकाउंट जो हम लोग चेक किए करोड़ की राशि है, और आगे अगर कोई बात आती है तो आगे भी सूचना दी जाएगी। मुखिया ललन विश्वास, ग्राम पंचायत राज बघोरा। तो निश्चित तौर पर ये काफी चौंकाने वाला तथ्य है, जब बैंक इतने पारदर्शी तरीके से काम करता है तो इस तरह के बच्चों के अकाउंट में अगर करोड़ों की राशि पहुंचने लगे तो निश्चित तौर पर उस पारदर्शिता पर सवाल तो बनता ही है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से, जहां आईजीआईएमएस में नर्सों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। अस्पताल परिसर में नर्सों का प्रदर्शन चल रहा है। बकाया वेतन की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार नर्सों ने किया है। बड़ी खबर है पटना से, आईजीआईएमएस में नर्सों ने कार्य बहिष्कार किया है। बकाया वेतन की मांग की जा रही है। अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई। नर्सों का 2 महीने का बकाया वेतन है, जिसको लेकर ये सभी नारेबाजी कर रही हैं और बकाया वेतन की मांग कर रही हैं। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वायरल फीवर से पीड़ित बच्चों को बेड नहीं मिल पा रहा। स्थिति यह है कि एक ही बेड पर 3-3 बच्चों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। अधिकतर बच्चों को खांसी, सर्दी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, जिससे लोग काफी डरे हुए हैं। बावजूद इसके बेड बढ़ाने के सवाल पर अस्पताल प्रशासन लाचार है, विवश बना हुआ है। गोपालगंज में सरकारी बैंक से या किसी विभाग से या सरकारी संस्थान से पैसा उठाकर जमा नहीं करने वालों के खिलाफ नीलामवाद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकारी पैसे का उठाकर जमा नहीं करने वाले वैसे लोगों से जिला प्रशासन सख्ती से पैसे की वसूली करेगा। ऐसे लोगों की जिला प्रशासन ने सूची तैयार कर ली है। अब उनकी गिरफ्तारी को लेकर कल यानी कि 17 सितंबर से महाअभियान चलाया जाएगा। डीएम ने कहा कि गोपालगंज में ऐसे लोगों की संख्या 12,700 है। विभिन्न बैंक से, सरकारी उपक्रम से, सरकारी संस्थान से या किसी विभाग का राशि जिनके ऊपर भी बकाया है, उन सभी पे नीलाम पत्र वाद दायर हो चुका है। कई मामलों में वारंट जारी है और कुल 12,700 लोगों के विरुद्ध वारंट जारी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए और राशि जमा कराने के लिए हम लोग महाअभियान चला रहे हैं, जो हम लोग 17 से ही शुरू करेंगे। उस अभियान में 17 को हमारी एजेंसी भी रहेगी। तो मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने भी सरकार के उपक्रम का पैसा रखा है अपने पास, वो राशि जमा कराएं। नहीं तो एक एक व्यक्ति की लिस्ट तैयार हो चुकी है, किस पंचायत किस गांव में रहते हैं, अपनी टीम को भेज करके उनकी हम गिरफ्तारी कराएंगे और राशि जमा करने के उपरांत ही उनको रिलीज किया जाएगा।
कल प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और बिहार में इस दिन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं क्योंकि सबसे हिट होने वाला है बिहार का गिफ्ट। बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन बिहार में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। तो पीएम मोदी के जन्मदिन पर कल बिहार में मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है। कल एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए तैयारी भी अंतिम चरण में है। वैक्सीन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल बनाए गए हैं। जिनके पास मास्क नहीं उन्हें मास्क भी दिए जाएंगे। पटना के वैक्सीन सेंटर से देखते हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल जन्मदिन के मौके पर बिहार में महा टीकाकरण का अभियान चलाने का तैयारी की गई है। और आपको बता दूं कि कल के दिन पूरे बिहार में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया जाएगा जब एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीनेशन देने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। और आपको बता दूं कि ये वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ पे भी सब जगह पे पूरे बिहार में एक बड़ी तैयारी की गई है, जहाँ पे पहले से जो वैक्सीनेशन है वो पहुँच गए हैं और कहीं से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जो लोग आएंगे उसके लिए आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, उसके लिए भी जो सर्कल्स हैं वो बनाए गए हैं। और आपको बता दूं कि इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि कल के जब प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन होगा वहाँ पे इससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता है कि पूरे बिहार में लोगों को सुरक्षित रहने के लिए और वैक्सीनेशन का ज़्यादा से सबसे बड़ा महाअभियान जो है वो शुरू किया जाए और 30 लाख लोगों को इस अभियान के तहत जोड़ा जाएगा और वैक्सीन दिया जाएगा। यहाँ पे आपको बता दूं कि तैयारी इस बात की भी है कि जहाँ भी यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर बड़े महाअभियान चलाए जाएंगे वहाँ पे प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी लगी होंगी और जो लोग यहाँ पे आएंगे उन्हें यहाँ पे वैक्सीन दिया जाएगा, उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और आप ज़रा देखिए कि उसकी तैयारी है। यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे 24 घंटे जो है यहाँ पे वैक्सीन दिए जाते हैं और यहाँ पे लोग अभी भी पहुँच रहे हैं। और कल को लेकर के तैयारियाँ जो हैं वो बड़ी की गई हैं कि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, जिसके पास मास्क नहीं हो उन्हें मास्क दिया जाए और इस महाअभियान को सफलतापूर्वक जो है वो पूरा किया जाए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल 71वां जन्मदिन है और इसे लेकर देश भर में खास तैयारियां की जा रही हैं। पटना के करगिल चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दिन पहले ही 71 पाउंड का केक काटकर उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, लेकिन उसके एक दिन पहले ही देखिए पटना के कारगिल चौक पर केक काटा जा रहा है और खास तौर पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके द्वारा यहाँ पर 71 पाउंड का केक काटने की तैयारी है। और एक दिन पहले ही चूँकि कल विश्वकर्मा पूजा है और उसके एक दिन पहले प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर बिहार में जन्मदिन की तैयारी की जा रही है और सबसे खास है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेहद खास बनाने के लिए बीजेपी के द्वारा और सरकार के द्वारा पूरे बिहार में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कहीं मेगा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है तो 20 दिनों तक बीजेपी के द्वारा पूरे प्रदेश में अलग अलग सामाजिक कार्यक्रम किए जाएंगे। एक दिन पहले ही आप लोग तैयारी में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर केक भी काटा। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जो देश के विकास किए हैं, कल उनका 71वां जन्मदिन है और इस वर्ष हम कामना करते हैं कि उनके लंबी उम्र हो और जिस तरह से विकास भारत नहीं पूरा दुनिया में उनका डंका बज रहा है, हम माता रानी से कामना करते इसी तरह देश का विकास करते रहे। आज हम 71 पाउंड केक काटकर उनका जन्मदिन मना रहे हैं। इस वर्ष से कामना करते हैं कि उनका लंबी उम्र हो। तो बिल्कुल देखिए काफ़ी उत्साह है बीजेपी के नेताओं में इस बात को लेकर के कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन को बेहद खास बनाने की भी कोशिश जारी है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमुई जिले से गुजरने वाली क्यूल नदी पर बना अपर क्यूल जलाशय योजना अब गिद्धेश्वर नहर का फाटक बीते कई साल से खराब पड़ा है। किसानों को दिक्कत हो रही है। सिंचाई सुविधा देने वाली नहर की फाटक की मरम्मती नहीं होने से पानी बर्बाद हो रहा है। हमारे सहयोगी केसी कुंदन की इस रिपोर्ट को देखिए।
जिले से गुजरने वाली किऊल नदी का पानी सिंचाई के काम आए, इसके लिए 80 के दशक में अपर किऊल जलाशय योजना का गिद्धेश्वर नहर और बियर का निर्माण हुआ था। और इस बियर पर देख सकते हैं कि ये फाटक बनाया गया था तब, इसलिए कि पानी नदी में ना जाए बल्कि नहर में जाए। लेकिन स्थिति ऐसी है, विभाग की लापरवाही, अधिकारियों की मनमानी के कारण जो फाटक का स्लूइस गेट है वो देख सकते हैं कि वो बर्बाद हो चुका है, टूट चुका है। ना ऊपर हो सकता है ना नीचे हो सकता है, जिस कारण जहाँ पर है तो पानी हमेशा बर्बाद होता है। देख सकते हैं कि पानी कितना बर्बाद हो रहा है, नदी में जा रहा है। वहीं इस पानी को अभी नहर में जाना चाहिए था, लेकिन पानी बर्बाद हो रहा है, सिंचाई के काम नहीं आ सकता है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, अच्छा उनसे पूछेंगे। ये बताइए क्या यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है? यहाँ है कि शटर उठता बैठता नहीं, और पानी जो उठ गया है वो उठल है और बैठवे नहीं करता है। हाँ, और उसके चलते हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। पानी समूचा नदी में जा रहा है और माने डैम से। और आगे देखिए जोहार झारखंड। कहानी संघर्ष की, कहानी